हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। यह हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुआ था। इसी के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक के लिए की गई थी। तो चार कारण इसमें आपको दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए। पहला है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापिस लेना, तो पहला आपका कारण सही है। दूसरा है काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। और तीसरा जो इसमें स्टेटमेंट है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, तो ये आपका जवाब सही नहीं है, ये गलत है। और चौथा है भारतीयों द्वारा इसकी आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, बी आपका सही जवाब होगा इसमें। इसके बारे में देख लेते हैं। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब सा जो है निराशा का माहौल बन गया था। और ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू सी आर दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कांग्रेस को विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से जो है लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की जो है योजना बनाई गई। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी आर दास जो कि उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया और मार्च 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करना और उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो सी आर दास ने दिया था, ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद जो है शुरू हुआ था, यानी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? ये आपका सही जवाब है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी जो है इसका गठन मार्च 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वराज पार्टी के स्वराज पार्टी को संस्थापित किसने किया था? तो स्वराज पार्टी के संस्थापित जो किए थे, जिन लोगों ने किया था, उनका नाम है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो सी आपका इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वराज दल की स्थापना किसने की, बताइए? तो स्वराज दल की स्थापना आपको पता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। डी आपका सही होगा, करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि स्वराज पार्टी के गठन से जो संबंधित थे उनका नाम क्या है? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू थे, यानी 2 और 4। डी आपका करेक्ट आंसर है। और 7 नंबर क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा जो है 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो स्वराज पार्टी था। सी आपका 7 का सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं थे? तो सी राजगोपालचारी जो है इस दल से नहीं जुड़े हुए थे। आपका 8 का डी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। सी राजगोपालचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे और इन्हीं के नेतृत्व में जो है परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर ये मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। एनसी केलकर जो है स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद। आपका डी करेक्ट आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। एनसी केलकर भी जो है स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे और स्वराज पार्टी के ये समर्थक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसमें जो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं वो है चित्तरंजन दास। बी आपका सही जवाब है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन, ठीक है। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से जो है वकालत की पढ़ाई करने के बाद ये स्वदेश वापस आके बैरिस्टर हो गए थे और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी जो सफलता है वो है अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इनके बारे में 2000 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने की थी? तो सीआर दास ने। ये आपका सही जवाब है। देशबंधु चित्तरंजन दास, जिसे हम सीआर दास भी कहते हैं, इन्होंने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल मतलब वर्गों के लिए नहीं, ठीक है। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को जो है रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को जो है छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी गठन किया था? आपको बताना है। इसमें जो पार्टी गठन किया गया था वो है इंडियन लिबरल फेडरेशन, यानी डी आपका सही है। देखिए, मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप कांग्रेस ने मतलब कि कांग्रेस जो है पुनः विघटित हो गया। इसका फलस्वरूप क्या हुआ? कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हुआ। सूरत जो विघटन हुआ 1907 की बात है, जब सूरत विघटन के समय उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था और इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का जो है स्वागत किया था। कांग्रेस से अलग होकर जो है इन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें देखिए जो आपका उत्तर होगा वो है दूसरा और चौथा, यानी डी आपका सही जवाब है, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर है 2 और 4। और इनके बारे में देख लेते हैं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय जो है मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने सीआर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की थी। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो विठल भाई जे पटेल थे, यानी बी आपका सही जवाब होगा। और देख लेते हैं इनके बारे में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर विठल भाई जे पटेल थे। 1925 में इसके अध्यक्ष जो है ये बने और ये स्वराज पार्टी के सह-संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सेम क्वेश्चन है, डी आपका सही जवाब है, विठल भाई पटेल। और 16 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें आपको देखिए सेम क्वेश्चन है, विठल भाई पटेल, डी आपका सही आंसर है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है साइमन कमीशन 1927, तो इसको भी कवर करते हैं। छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया। आपका बी करेक्ट आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है।
1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर जो है इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का जो है प्रावधान किया गया था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम जो है व्यवहार में कहां तक सफल रहा और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें जो है सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी जो है इसमें भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने जो है इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार और विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जो है मुंबई पहुंचा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? बताइए, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था, इसलिए जो है इसका विरोध किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर है। ऊपर में इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सेम क्वेश्चन है। साइमन आयोग जो है नियुक्त किया गया था, तो कब किया गया था? तो 1927 में। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से जो है आया था? तो बताइए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। आपका 4 का जो है ए करेक्ट आंसर है, और इसके बारे में ऊपर में डिस्कशन किया था हम लोगों ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? आपको पता है क्यों किया था? क्योंकि इसमें जो है कोई सदस्य जो था भारतीय नहीं था। सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो देखिए, सर जॉन साइमन जो थे इस कमीशन में एक सदस्य ये थे जो उदारवादी दल के थे। ये आपका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इनके बारे में एक पॉइंट है, देख लेते हैं। साइमन कमीशन जो थे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो है इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे, यानी लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में ये शामिल थे, क्लेमेंट एटली। ये मतलब कि कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पे। डी आपका सही जवाब है। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इसके यानी इसमें कोई सदस्य जो है भारतीय नहीं होने कारण जो है इसके विरोध में भारत में जो है व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका जो है 1-2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि जो साइमन कमीशन है कब भारत आया था, कब इसको पारित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपको कथन ए जो कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, और कारण आर कर रहा है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो देखिए इसमें आपका जो है पहला और दूसरा दोनों सही है, और जो आर है सही व्याख्या है एक की, तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? तो 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है जो नीचे कुट दिए गए हैं उसमें कौन कौन सा सही है। पहला है, इसकी जो नियुक्ति है 1919 एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी। दूसरा है, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। तीसरा, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए जो है संस्तुति की थी। और चौथा स्टेटमेंट है, भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो इसमें देखिए जो कूट है आपका मतलब उपयुक्त सही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों स्टेटमेंट सही है, तो डी आपका सही इसमें ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार
भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, इसके एक प्रावधान के अनुसार मतलब कि इसके अनुसार इस अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक संवैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर जो है भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बन गए थे और इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसके विरोध का जो है निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर जो है संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडल द्वारा चुने जाएं। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां कहीं भी गया वहां पे पूर्ण हड़ताल जो है रखी गई। साइमन वापस जाओ के नारे के साथ जो है जुलूस निकाले गए और इसका बहिष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्तापित करने की संतुति की। दूसरा है, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। और तीसरा है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। और डी इसमें जो नेक्स्ट है, इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संतुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन और भत्ता अधिक होगा। इसमें देखिए पहला जो है आपका सही जवाब है। प्रश्नगत विकल्प में साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन को प्रस्थापित कर वहां पर जो है उत्तरदायी सरकार गठित करने की संतुति की थी। अन्य विकल्प के जो कथन है इस मतलब साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में सही नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठी चार्ज में ये घायल हो गए थे। ये आपका करेक्ट आंसर है और इनके बारे में इंपॉर्टेंट है तो 2-4 देख लेते हैं। 2-4 पॉइंट जो है बनता है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का जो है निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। तो याद रखना है कि यह मुंबई कब पहुंचा था, मतलब कैसे मस्ट पॉइंट है। और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ था। कमीशन जहां भी गया वहां पे पूर्ण हड़ताल रखी गई थी और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जो है जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय जो है पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत के आखिरी किल साबित होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? बताइए। तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। सी आपका सही जवाब है। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि से नवाजा गया था। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। कथन ए कह रहा है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण आर कह रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। आपको पता है क्योंकि ऊपर में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है हम लोगों ने। तो देखिए इसका उत्तर होगा पहला, यानी मतलब कि ए आपका सही जवाब है। ए और दोनों कथन सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, कैसे करता है तो देख लेते हैं। देखिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बंबई पहुंचा। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका देशव्यापी विरोध जो है किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का जो है नेतृत्व किया था। इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों सही है।
कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने तैयार किया था? तो इसमें ए आपका सही जवाब है, एम.एल. नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 के प्रति उत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है तैयार की गई थी, जिसमें भारत के एक नए डोमिनियन संविधान का जो है खाका खींचा गया था, जिससे इसे तैयार करने के लिए जो है सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इस दल में थे। मतलब इसने मोतीलाल नेहरू जो है तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित जो है कुल 9 अन्य लोग जो है इस समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो आपका इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। और इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो 2-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नगत विकल्प में दिए गए व्यक्तियों में जो है पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट की जो है डोमिनियन स्टेटस की जो है मतलब औपनिवेशिक स्वराज हेतु क्या किया? संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधिक कांग्रेस बुलाने की मांग। और प्रश्न में उनके साथ जो है गोविंद बल्लभ पंत और इनका नाम दिया गया, और जो इससे जो है संबंधित नहीं थे। इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे इसमें शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की जो है अनुशंसा की गई थी? तो बताइए। पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, और तीसरा है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो इसमें देखिए 16 का जो है आपका बी विकल्प सही है, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पे डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा की जो है बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पे पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पे अल्पसंख्यकों के लिए जो है आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया था। साथ ही इसके साथ प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। इस प्रकार कथन जो है पहला गलत है, जबकि दूसरा तीसरा सही हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के गठन से संबंध थे? तो 1928 में जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन हुआ था, इससे संबंधित जो लोग थे इसमें आपका पहला दूसरा सही है, यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा मतलब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था, और इस लीग का जो उद्देश्य था डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बाद हमारा जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। डॉट डॉट में जो आपका सही जवाब होगा उसको भरना है। नेहरू रिपोर्ट डॉट डॉट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था क्या था? तो देखिए इसमें जो होगा आपका नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, और कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, मतलब नेहरू रिपोर्ट, और इसका जो विषय था भारत में मतलब कि संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो सी आपका सही है। याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था और इसका जो उद्देश्य था, जो विषय था क्या था। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग जो थे संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो।
इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को जो है अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मोतीलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष और साथ में 8 सदस्यीय समिति के साथ इन्होंने जो है अगस्त 1928 में जो है यह प्रस्ताव संविधान का प्रारूप बन गया, मतलब संविधान का प्रारूप जो था प्रस्तुत किया गया और इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट का नाम जो है मतलब बाद में जो है जाना गया था। और मोतीलाल नेहरू ही जो इस कहने का मतलब मोतीलाल नेहरू जो थे ये इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसने किसने, मोतीलाल नेहरू ने सांप्रदायिक आधार पे अलग निर्वाचन मंडल की मांग को जो है अस्वीकार किया था। इस रिपोर्ट के जो लेखक थे मोतीलाल नेहरू, इसमें से जो है इसमें सांप्रदायिक आधार पे यानी नेहरू रिपोर्ट में जो है सांप्रदायिक आधार पे अलग से निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी और इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए जो भी वयस्क हैं इनके लिए मताधिकार हो, महिलाओं के लिए समान अधिकार और यूनियन यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री जो है प्रस्ताव रखा था? तो 1929 में। सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में एक दो पॉइंट है, फिर 20 नंबर को एनालिसिस करेंगे। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट यानी 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था, मतलब कि जो 1928 का नेहरू रिपोर्ट था, इसके विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा रखा गया था। नेहरू रिपोर्ट जो है इसमें संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। और आगे बढ़ते हैं 20 में। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट। सी आपका सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज को तत्कालीन कह सकते हैं लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे और फलस्वरूप क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण कर दिया। क्वेश्चन नंबर कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन तो समाप्त हो गए इस टॉपिक से रिलेटेड। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929। यह टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कोशिश करते हैं पूरा कवर करने की। चलिए क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। पहला इस क्वेश्चन में जो पहला जो क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हसरत मोहानी जो है इसका सही जवाब है। बी आपका करेक्ट है। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य जो है मनाने का प्रस्ताव रखा? बताइए। तो इसमें पहला है अबुल कलाम आजाद, दूसरा हसरत मोहानी और तीसरा जो इसमें है जवाहरलाल नेहरू और चौथा जो ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी। तो बी ऑप्शन आपका सही है, हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में। आपका ए ऑप्शन सही है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया
कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में जो है सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलने के कारण जो है दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का जो है झंडा यानी तिरंगा फहरा दिया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में होगा। तो 26 जनवरी जो है प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी 1930 के दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो पूर्ण स्वराज दिवस है कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में जो है पारित किया गया था कब? तो 1929 में। आपका बी करेक्ट आंसर है। और 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? बताइए किसने किया था? ए है दादा भाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू और सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो 1929 को कि अर्धरात्रि कहे या मध्यरात्रि कहे, इसमें भारतीय राष्ट्रध्वज को जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। कहां पे फहराया था आपको पता है? वो ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आपको कमेंट में बताना है कहां पर फहराया गया था। तो इसका फिलहाल जो है 7 का डी सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? बताइए कब लहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को। किसके तट पे, किस नदी के तट पे? बताइए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 की किया था इन्होंने। और इसके बारे में 1-2 पॉइंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट है बताना है। पहला है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा है, इस अधिवेशन में जो है उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झड़पे को जो है सुलझा लिया गया। तीसरा है, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की जो मांग थी, इसके सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो इसमें जो है आपका सही जवाब ए ऑप्शन है, यानी पहला स्टेटमेंट है। और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में देखिए 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया। वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट है कौन सा सही होगा। पहला, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पे जो है स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। दूसरा है, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। तीसरा है, असहयोग आंदोलन का आरंभ होना। और डी है, लंदन में गोलमेज
गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज प्राप्ति को जो है स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस कांग्रेस का लक्ष्य जो था पूर्ण स्वराज घोषित करना था? बताइए किस अधिवेशन में? तो देखिए लाहौर के अधिवेशन में जो था पूर्ण स्वराज घोषित किया जाना इसका लक्ष्य था। तो ए ऑप्शन आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां पे की थी? तो बताइए लाहौर में। और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और 15 क्वेश्चन नंबर है, 15 नंबर में पूछा गया निम्न में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो बताइए अस्पृश्यता उन्मूलन, डी आपका सही जवाब है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि पहला जो है गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। दूसरा, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। तीसरा, शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। चौथा है, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो है नीति को ही जो है भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था, भारत की एक विदेश नीति जो है होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। तो JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। तो ज्ञातव्य है कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को जो है निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। तो देखिए इसके साथ हमारा जो है ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे या कोई भी टॉपिक आपको विस्तृत तौर पे डिस्कस करना है तो आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।